हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम काउंसलिंग चिल्ड्रन की बात करेंगे कि जो अब तक हमने जो पढ़ा था कि काउंसलिंग हमने बड़ों की बात की थी, एडल्ट्स की बात की थी, ओल्ड एज की बात की थी। आज इस चैप्टर में हम काउंसलिंग चिल्ड्रन की बात करेंगे। जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उस केस में उनकी जो है कैसे उन बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज इट्स मीनिंग स्टडी रिसर्च एंड चाइल्ड काउंसलिंग आर द सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एरियाज टुडे। आज की डेट में, आज की वर्ड में हम क्या कहते हैं, जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है आजकल। लेकिन इन्होंने एक और चीज़ भी कही है कि जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग की बात करते हैं, सर्टेन क्वेश्चन अराइज इन माइंड। In what way are children's home, school and neighborhood experience the same today as they were in generation past? And in what way they are different? कैसे वो different है, कैसे जो पहले की जनरेशन उनसे अलग हैं? And what perception children have of the world in general and how it is different today? कि कैसे जो बच्चों की जो perception है ना, अपने आज जो वर्ड के लिए वो कैसे वो अलग है, पहले क्या थी है वो अब क्या है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का इसमें रोल क्या है। अगर हम बच्चों की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हेरिडिटी का रोल क्या है, एनवायरनमेंट का रोल क्या है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसके लिए क्या हम क्या कहते हैं कि जब से सबसे पहले हमारे को क्या है कि हम जब इसकी बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं या हाउ टू काउंसल चिल्ड्रन, बच्चों की काउंसलिंग कैसे करनी है, तो हमारे को बेसिकली इन 3 डोमेन्स के ऊपर पहले उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जो काउंसलर है किसी बच्चे की काउंसलिंग करने से पहले वो इन डोमेन्स के ऊपर पहले वर्क करेगा। उसके बाद कि जो बच्चा है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुई, उसकी एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे हुई है, उसकी हम बात करेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, दिस कंप्राइज ऑफ चेंजेस। जो बच्चा जो है उसके अंदर बॉडी साइज जो है, प्रोपोर्शन है, अपीयरेंस है, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, इन सब से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट किस टाइप की है। स्पेशल प्रोफेशनल हेल्प इज़ प्रोवाइडेड इफ़ देर इज़ एनी डिले। अगर बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट में कोई डिले है तो उसके लिए जो है प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी बच्चे को काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट, ये जो कुछ डोमेन्स हैं जिनको हमें काउंसलिंग से पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस बच्चे की जो पहले ये देखा जाए कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नॉर्मल है या नहीं। फिर बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव में क्या होता है कि उसको कोई कॉग्निटिव डिफेक्ट तो नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड, कोई माइंड से रिलेटेड, कोई थिंकिंग प्रोसेस है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं कि दिस रेफर्स टू वाइड वेराइटी ऑफ thought processes and intellectual abilities including attention, memory, academics and everyday knowledge, creativity, imagination and problem solving। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी एज बढ़ती है, विद द इंक्रीज इन एज द कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज दोनों ही हमारी क्या होती है, बढ़ती हैं। लेकिन अगर हाउ देयर चिल्ड्रन हु डू नॉट शो एनी इंक्रीज, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जो है जब उनकी एज बढ़ती है तो उसके हिसाब से उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो उस केस में भी क्या होता है, सच प्रॉब्लम में अराइज ड्यू टू, अब उसके पीछे कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कोई भी कारण हो सकता है कि फैमिली इशूज़ हैं। तो उन सब के टाइम पर भी हमारे को जो है काउंसलिंग जब की जाती है तो हमें उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी अपने दिमाग में रखना पड़ता है। फिर एक एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे हम क्या सीखते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या असर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल कम्युनिकेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू मैनेज वंस फीलिंग्स, नॉलेज एंड अबाउट। हम इन सब चीज़ों अपने आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से हम बात करते हैं, उसी के हिसाब से हमारे जो सोशल डेवलपमेंट है, हमारे जो हम घर से बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में लोगों से हम कैसे डील करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, हमने एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस की बात की थी, जिसमें इन्होंने क्या किया कि शुरू में जो होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, उसमें क्या होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हम क्या करते हैं, बच्चा जो होता है उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिस पे उसको विश्वास होता है, जो उसको प्यार करता है, जिस पे उसको लगता है कि हाँ ये मेरा अपना है, जो उसकी नीड्स को पूरा करता है,
उस पर उसका ट्रस्ट बन जाता है। जहाँ उसको नहीं मिलती वो सब चीज़ें, वहाँ पे उस बच्चे का क्या होता है, शुरू में ही मिसट्रस्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेज में उन्होंने क्या कहा था कि जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे होगा ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि कुछ लोग बच्चे जो होते हैं जब वो उनको जो हम अप्रिशिएट करते हैं अच्छी चीज़ के लिए, तो उसके बाद वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद आगे बढ़कर। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत छोटी एज में ही वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ बच्चों में जब उनको हम रीइंफोर्स नहीं करते, उनको हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो क्या होता है, उनमें गिल्ट फीलिंग आ जाती है और उनको आगे जो है डिफ़िकल्टी होती है। थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या कहा था कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रियोरिटी। कुछ लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में बाद में ये देखते हैं फाइनल स्टेज में कि भाई वो मेहनत करते हैं, जब क्योंकि उनको हर जगह उनका जब उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग से, जैसे हमने बात की ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात, हमने बात की इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात की है। इसमें क्या होता है कि ये देखते हैं जब शुरू से उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, अच्छी होती है, तो मेहनती होते हैं जो लोग अपने जो उनके जो गोल बनाते हैं उनको अचीव कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब मेहनती होते हैं, उनको जो चाहते हो मिल जाता है। इन्फ्रियोरिटी में क्या होता है, जहाँ पे उनको लगता है कि जो नहीं हो पाता, उनमें कहीं ना कहीं जो है इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। फिर हमने बात की थी लास्ट में इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, जिनको लगता है जो हमने अचीव जो करना था हमने पूरा अचीव कर लिया ओल्ड एज के अंदर। जब हमें लगता है, हम जब सब चीज़ों को कंपाइल करते हैं सब चीज़ों को, तो हमें लगता है कि जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, इंटीग्रेट करते सब चीज़ों को, तो क्या होता है, हम खुश होते हैं। अगर हमारे को जब लगता है कि जो हम चाहते थे हमें अचीव हमने नहीं किया, तो हमारे को क्या होता है, डिस्पेयर होती है, हम निराश हो जाते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि इन सच केसेस क्या होता है, जहाँ पे ये जब आदमी स्टक हो जाता है उस चीज़ में, आगे नहीं बढ़ पाता, तो वहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू बोथ अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड टू ट्रीट द सेम एंड ब्रिंग द इंडिविजुअल बैक टू नॉर्मल लेवल। इन चीज़ों में हमारे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अभी तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एंड डिसऑर्डर। चिल्ड्रन के बारे में बात की, क्योंकि जो भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो डिसऑर्डर जो होंगे बच्चों के होंगे। शुरू में इन्होंने क्या कहा है, ये डाटा दिया है, थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिए, काफ़ी पुराना डाटा है ये, कई साल पुराना मॉड्यूल है ये। तो उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने क्या कहा है कि आज की डेट में जो रिसेंट एस्टीमेट क्या कहते हैं कि इतने % बच्चे जो होते हैं अंडर एज 18, उनको कोई ना कोई जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहते हैं कि किस कारण से हो सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि एक तो मेल एडेप्टिव बिहेवियर इन चाइल्डहुड रिजल्ट्स फ्रॉम नॉर्मल वेरिएशन इन रेट ऑफ, अगर किसी का मेल एडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा जो बिहेवियर होता है वो लर्नड होता है, एक्वायर्ड होता है, हम उसको जब हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं हम उससे सीखते हैं। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, कई बार ये जो ऐसा बिहेवियर होता है, ये क्या होता है, ये हमारी जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसमें जो हिंड्रेंस हो क्या काम करता है। इसके अलावा क्या करें, चिल्ड्रन हु आर अनएबल टू मास्टर एकेडमिक वर्क व्हेन देयर क्लासमेट्स आर एबल। अब हम बात कर रहे हैं कि सिंपल डिसऑर्डर कौन से होते हैं, उन बच्चों में चिल्ड्रन हु आर अनएबल, ऐसे बच्चे जो कि एकेडमिक में मास्टरी नहीं कर पाते जैसा कि उनके बाकी जो क्लासमेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वुड इंडिकेट दैट दीज चिल्ड्रन आर हैविंग सम सीरियस प्रॉब्लम इन लर्निंग। इसका मतलब कि इन बच्चों को ना कोई लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो द काउंसलर मस्ट कीप इन माइंड दैट इफ दीज चाइल्डहुड प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व, देन देयर चांसेस दैट दीज चिल्ड्रन व्हेन ग्रो अप एज एडल्ट में सफ़र फ्रॉम लोअर सेल्फ। अगर इन चीज़ों को शुरू में ही ना देखा जाए, तो बाद में जाके जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो उनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, एंड मे ऑल्सो डेवलप सम ऑफ द अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन देयर लेटर एज ऑफ द लाइफ। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि सिंपल उन्होंने कहा है चिल्ड्रन के बारे में कि आज की डेट में कितना % पॉपुलेशन जो है, जो बच्चे जो हैं वो मेंटल किसी ना किसी डिसऑर्डर से में हैं। और इस कारण से भी उन्होंने कहा कि उसके पीछे कारण क्या है, अगर हमको शुरू में ही उनको नहीं पकड़ते और शुरू में उनको काउंसलिंग नहीं करते, तो आगे जाके दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट सीरियस प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद अब यह मेनली जो है यहाँ से शुरू है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो को हम जो है डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है ये, जिसमें 3 नंबर का, 5 नंबर का या 2 डिसऑर्डर मिल के वो आपका 10 नंबर वाले में भी आ सकता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर वेयर इनएडिक्वेट डेवलपमेंट में बी मैनिफेस्टेड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, स्पीच में होती है, मैथ में होती है,
और मोटर स्किल ज़्यादा स्किल में हम क्या कहते हैं, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, कुछ हम राइट करते हैं, उसको हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जो है ना, जिसमें हमारी जो स्किल्स जो है फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जिसमें हम दौड़ते हैं, हमारी जो है बॉडी की एक्टिविटीज जो होती है, बॉडी हमारी वो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो दिस मे और मे नॉट बी ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल। इसमें इन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब ये नहीं है जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, उनको कोई फिजियोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है। इसमें उन्होंने कहा कि मोस्ट कॉमन सब टाइप और लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की इन्होंने बात की विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज द रीडिंग, जिसमें डिसलेक्सिया की इन्होंने बात की है, जिसमें क्या होता है कि इसमें रीडिंग राइटिंग जो है डिफ़िकल्टी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इन LD लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है जिन बच्चों में, द चिल्ड्रन फाइंड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उन बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है। ऑफर ही और शी फाउंड मार्कली, उनको जो है डेफिशिएंट इन स्पेलिंग में को पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा द लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन जनरली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी, इन ये जो बच्चे जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके अर्ली ईयर्स में ही मालूम उनके उसमें पर्सनैलिटी में वो दिखनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ द अपेरेंट डिस्पैरिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनका जो एकेडमिक लेवल जो एक्सपेक्टेड होता है उससे उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। किस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सब्जेक्ट्स के अंदर। कहने का मतलब क्या, जिनकी इस टाइप की लैंग्वेज में, स्पीच में, मैथ में या जो इन सब एरिया में मोटर स्किल्स में उनके जहाँ पे डेफिशिएंट होते हैं, जो बाकी अपने क्लासमेट से वहाँ पे उनको क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इनके फैक्टर्स क्या होता है, दिस डिसऑर्डर्स आर एज रिजल्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, इमेच्योरिटी और डेफिशिएंसी लिमिटेड टू सर्टन ब्रेन फंक्शन। इनमें क्या कहते हैं कि वो ये कब होता है, जब हमारे कोई ब्रेन फंक्शन जो है उसको सपोर्ट नहीं करता जो हमारे को लर्निंग के लिए चाहिए होता है। तो डिसलेक्सिया के बारे में हमने जो अभी पढ़ रहे हैं, तो डिसलेक्सिया एसोसिएटेड विथ फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन नॉर्मली एसिमेट्रिकल मैनर। अब अगर डिसलेक्सिया की हम बात करते हैं तो हमारे जो ब्रेन का वो पार्ट जो हमारी स्किल को इम्प्रूव करता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फेल्योर होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इस कारण से हमारे को जो है डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, हमारे ब्रेन का राइट या लेफ्ट जो हेमिस्फीयर होते हैं, इसके किसी भी पार्ट में जब प्रॉब्लम होती है, देन हमको क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। एंड सम रिसर्चेस हैव आल्सो इंडिकेटेड दैट लर्निंग डिसऑर्डर आल्सो डेवलप बिकॉज ऑफ द, कई बार क्या होता है जेनेटिक भी, वो कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जिसके कारण से अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू सर्टन बेसिक्स साइकोलॉजिकल, उससे भी हो सकता है विद इन द, अगर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उससे भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, हम अपने पेरेंट्स से जो हमारे को जेनेटिकली मिलता है, या हमारे ब्रेन के पोजीशन जैसे राइट या लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम होती है उसके फंक्शनिंग में, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो इस टाइम से उन्होंने कहा है कि, या उन्होंने क्या कहा कि इसके अलावा बाकी फैक्टर्स की भी ये बात कर रहे हैं। सेंसरी इम्पेयरमेंट, जैसे हमने बात की थी, हमारे सेंसरी जो है 5 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से भी, कल्चर डिफरेंसेस से भी, एंड लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी से भी, इन सब के कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अब इन्होंने क्या कहा, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी। फर्स्ट क्या है, काउंसलर मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर डायग्नोसिंग लर्निंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। कौन से, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एसेंशियली सफर फ्रॉम सीरियस, जो जिन लोगों को, बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वह ज़्यादातर क्या होता है, सीरियस प्रॉब्लम उनको किस कारण से होते हैं, फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स। द प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर आर यूजुअली manifested by significant difficulty in the acquisition and use of language, रीडिंग, राइटिंग, इस सब में हमारे को देखने को मिलती है, ये रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, क्योंकि ये जो होता है ज़्यादातर हम तभी हम मालूम कर पाते हैं कि इस बच्चे को ये किसी की जो सोशल स्किल्स हैं उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। एंड दे में शो सिम्टम्स ऑफ हाइपर, ये बच्चे जो होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम शो सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, कईयों में एंग्जाइटी भी होती है। एंड लर्निंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज नॉट अपरेंट इन द फिजिकल, ये फिजिकल अपीयरेंस में नहीं दिखता, लेकिन ये हम जब उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी लर्निंग स्किल जब बात चलती है, अपने बाकी जो साथ के जो बाकी बच्चे होते हैं उनसे उनकी कम होती है। तो लर्निंग डिसऑर्डर के नकर विद नॉर्मल इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें भी ये हो सकता है। एंड लर्निंग डिसऑर्डर चिल्ड्रन शो सिग्निफिकेंट एजुकेशनल डिस्क्रिपेंसी, उनमें गैप रहता है, जो हम पोटेंशियल गैप एंड एक्चुअल अचीवमेंट में जब गैप होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर की, उनकी जो जितना होना चाहिए उसके, उनके जो बाकी जो साथ के बच्चे होते हैं उनके कंपेरिजन में उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो
कम होती है। फिर बात करें कि टेक्निक्स कौन से होते हैं फॉर हेल्पिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। फर्स्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि हम कोई ना कोई रीइंफोर्स करके, जब वो बच्चा अच्छा काम करते हैं, बाय रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मॉडिफिकेशन एंड चेंज ऑफ द बिहेवियर। कैसे करते हैं? यूजिंग प्रॉपर रीइंफोर्समेंट। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, उसके उस डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए उसको रीइंफोर्स किया जाए। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाए, जो हमने बिहेवियर अप्रोच में किया था। जैसे हमने टोकन इकोनॉमी की बात की है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। हमने इसमें क्या करते हैं, हमारे को टोकन का मतलब क्या था, कोई उसको ऐसा टोकन के रूप में दे देते हैं जिसको बाद में वो चेंज कर सकता है किसी चीज़ उसके बदले में वो कोई ना कोई चीज़ उसको कैश करवा सकता है। फिर साइको एनालिटिक अप्रोच, इसमें क्या होता है, इसमें वो क्या करता है कि जो डिसेबल चाइल्ड होता है उसके साथ पहले अच्छे से रैपट बनाने के बाद उसका जो रूट कॉज जो होता है, हम ये देखते हैं कि लर्निंग जो डिसऑर्डर है उसका रूट कॉज क्या है, ताकि उसको जो है रीमेडियल प्रोग्राम उसके लिए प्लान किया जा सके और उसके ऊपर एडमिनिस्टर किया जा सके। फिर बात करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, यानी उसके साथ एक तो वो कि उसको अकेले को उस बच्चे को टाइम देना, स्मॉल ग्रुप्स को अंदर उसको बांट देना, है ना। जिसके अंदर क्या, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग एडवोकेट द यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स और इवन इंडिविजुअल 1-to-1 भी दे सकते हैं फॉर हेल्पिंग देम टू रेक्टिफाई द लर्निंग डेफिशिएंसी। इसके अलावा क्या है, पीयर मीडिएटेड की भी यहाँ पे उन्होंने बात की है, जिसमें उनके जो साथ के जो बच्चे होते हैं बाकी, जिसमें उन बच्चों के साथ के जो बाकी बच्चे होते हैं उनकी हेल्प से भी हम पीयर ट्यूटरिंग, जो बाकी बच्चे जो नॉर्मल हैं वो अगर उस बच्चे को हेल्प करते हैं, उसको जो जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है उसमें उसकी हेल्प करते हैं, उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो इन बच्चों को क्योंकि जो पीयर ग्रुप होता है वो उनको काफ़ी हेल्प करता है, तो ये बच्चे ज़्यादा जल्दी अच्छे से सीखते हैं उनकी हेल्प जब वो करते हैं तो। फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, इसमें क्या होता है, जिसमें बच्चे को खुद जो सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सेल्फ लर्निंग को बढ़ाया जाता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए होती हैं। ऐसे फॉर दिस पर्पज रीमेडियल प्रोग्राम आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, जैसे कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हो गई, है ना, जिसमें या कोई एनिमेटेड प्रोग्राम दिखाए जाते हैं उनको, जो चीज़ हमें लगता है कि जिस फील्ड में उनको प्रॉब्लम हो रही है उस टाइप के, उसको एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह दिखा के, कुछ शोज़ दिखा के, ताकि उनके लर्निंग स्किल्स को एनहांस कर सके। फिर मल्टी सेंसरी, जैसे हमने अभी किया था कि डिफरेंट तरह के जो हमारे 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं, ऑडियो, विजुअल, स्मेल, टेस्ट एंड टच, उनके थ्रू जो है उन बच्चों को सिखाया जाए, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच की, जिसमें अभी हमने बात की, एक तो है ऑडियो को इन्वॉल्व करके, एक क्या कहता है विजुअल को, आइज़ को इन्वॉल्व करके, ठीक है, और हमारा क्या स्मेल, जैसे हमने स्मेल किया था, नोज़ का बारे में हमने बात की थी स्मेल, फिर हमने टेस्ट की बात की थी, फिर हमने टच की बात की थी। ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में इनके बारे में पढ़ चुके हैं हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो इन सबको इन्वॉल्व करके हम बच्चे को जो उनका कहाँ पे उनके प्रॉब्लम है, इसको इन्होंने VA-KT अप्रोच भी कहा है कि विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल हैज़ बीन डिवाइस। इसमें वाइल काउंसलिंग द काउंसलर मस्ट रिमेंबर टू यूज स्टेप बाय स्टेप मेथड where the children are first acquainted with the letters of the word and slowly with the word। तो इस ढंग से हम इस अप्रोच के थ्रू भी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। फिर है टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी की बात आती है उसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसे इन्होंने कहा ऑडियो विजुअल की बात की, ऑडियो टेप रिकॉर्डर की बात की है। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें विजुअल एंड ऑडिटरी प्रेजेंटेशन को यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑडियो टेप रिकॉर्डर, जिसमें रीडिंग स्किल है, स्पीकिंग है, कन्वर्सेशन स्किल जो होती है उससे उसकी बेटर हो सके विद द हेल्प ऑफ द टेप रिकॉर्डर। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का यूज़, क्योंकि जब वो टीचर्स पढ़ाते हैं या कई बार उनको अपने आप ऐसे नहीं समझ में आता, तो उसमें क्या होता है, जो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो क्या होता है, उनको जो भी पढ़ाना होता है उसको सिखाया जाता है। एडिशनल हेल्प टू द लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली सीवियर केस में क्या होता है, काउंसलर कैन प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन ऑफ LD एंड हेल्प देम टू यूज़ कंप्यूटर वाइल अपीयरिंग द एग्जामिनेशन। उनको सिखा तो रहे हैं कंप्यूटर से, लेकिन कुछ ऐसे केस जो कि बहुत सीवियर केसेज होते हैं उसमें क्या होता है, अगर वो सर्टिफिकेशन दे देते हैं काउंसलर उनको रिगार्डिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, तो या डिसलेक्सिया जैसे हमने बात की है, तो उसमें क्या होता है, फिर उनको एग्ज़ाम के टाइम पे भी उनको कंप्यूटर दे दिया जाता है। इसके अलावा हम स्पीच थेरेपी की भी इसमें बात कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पीच थेरेपी नहीं दिया, हम खुद भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये बच्चों की जब स्पीच थेरेपी की जाती है तो कहीं ना कहीं उनके जहाँ उनकी स्पीकिंग की स्किल होती है दैट कैन बी बेटर।
अब हम बात करेंगे ADHD। ADHD में क्या होता है कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है। ये भी डाटा थोड़ा सा ओल्ड है, 5 to 7%, आप थोड़ा इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो ADHD क्या होता है, जिसमें ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर एक क्रॉनिक कंडीशन जिसमें क्या होता है इंक्लूडिंग अटेंशन डिफिकल्टी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है एंड इम्पल्सिवनेस होती है। और ये क्या होता है बचपन से ही, इट बिगिंस इन द चाइल्डहुड और कैन परसिस्ट इन टू दी एडल्टहुड। बचपन में शुरू हो जाता है और ये एडल्टहुड तक भी चल सकता है। तो इसमें क्या है कि इसको यहाँ पे करते हैं जिसमें इम्पल्सिविटी होती है, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होती है एंड डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग अटेंशन। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, काउंसलर मस्ट सी दी फॉलोइंग सिम्टम इन द क्लाइंट। जो बच्चों के अंदर वो है कौन कौन से सिम्टम वो देखेगा जब वो काउंसलिंग करने से पहले, कि एक तो हाइपर एक्टिव जो चिल्ड्रन है शो एक्सेसिव और एग्जेगरेटेड मस्कुलर एक्टिविटी। इन बच्चों की जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या है कि डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, वो अटेंशन नहीं कर पाते, लगातार जो है किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। हाईली डिस्ट्रैक्टेबल, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फेल टू फुल फॉलो, जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको फॉलो नहीं कर पाते। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डिमांड्स प्लेस्ड ऑन देम, जो जैसे उनसे डिमांड एक्सपेक्टेशन होती है वो उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होती है। समटाइम उनका जो IQ जो होता है वो बिलो एवरेज होता है, नॉर्मल से काफ़ी कम होता है। एंड डू नॉट अपीयर टू बी कॉन्शियस एंशियस, और कई बार क्या होता है वो दिखते नहीं है एंशियस लेकिन वास्तव में ऐसे होते हैं वो। एंड कॉमनली शोज क्या है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एज दे आर पुअर इन क्योंकि एकेडमिक्स में काफ़ी पुअर होते हैं क्योंकि वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते, लंबा सस्टेन उनमें बहुत कम होता है, डिफिकल्टी उनमें। इसके अलावा इनके अंदर क्या है जो इनके सोशल रिलेशन होते हैं वो भी काफ़ी ख़राब होते हैं, लो IQ होता है इनका। तो पोस्ट बिहेवियर प्रॉब्लम भी इनको होती है इन एलिमेंट्री ग्रेड्स और क्लासेस। तो बहुत ही हाइपर एक्टिव होती है, जगह जिसको कहते हैं बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उनसे वो भी वो पूरी नहीं कर पाते क्योंकि वो इम्पल्सिव होते हैं, एक जगह वो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो इसके जो कॉजल फैक्टर कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक और सोशल। मैनी साइकोलॉजिस्ट कंसीडर द बायोलॉजिकल फैक्टर द जेनेटिक इनहेरिटेंस टू बी द कॉज ऑफ डेवलपिंग ADHD की कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर हो। लेकिन इसके अलावा क्या होता है फूड कलरिंग, जो आजकल हम लोग देखते हैं खाने के अंदर हमें अच्छा लगता है लेकिन वो जो फूड कलरिंग होती है इट इज़ ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ द ADHD। फूड कलरिंग, जैसे इनका फूड कलरिंग हो गई, फूड एडिक्टिव हो गया, फूड एडल्ट्रेशन हो गया, प्रिजर्वेटिव जो हम यूज़ करते हैं, ऐसा फूड खाने से क्या होता है जो हमारी एक्टिविटी होती है हाइपर एक्टिविटी हम हो जाते हैं हमारे को, क्योंकि एक्स्ट्रा बिकॉज of the extra energy consumed by the children in the form of chocolate, candy, fast food। इस कारण से क्या होता है इनको ADHD डिसऑर्डर होने के, क्योंकि हमारे को जब ये सब चीज़ें खाते हैं हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन सबको कंज्यूम करने के लिए। तो टेक्निक्स कौन सी हैं, जिसमें क्या मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, इसको ड्रग दी जाए, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जो कि ऐसा उस चीज़ के जिसमें जो कि ऐसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है, जो हमारी इस चीज़ में इस टाइप की प्रॉब्लम में जो हमारे मेजर इसका रोल होता है। तो उसमें क्या होता है यूज पर सबसे पहले ड्रग दी जाती है इसके अंदर। इन ADHD काउंसलिंग टेक्निक्स यूज्ड आर मोर और लेस द सेम एज द वन, जो हमने लर्निंग डिसेबिलिटी में बात की है मोर और लेस वही होती हैं इन ADHD। दीज काउंसलिंग टेक्निक्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद दी। इसके अलावा जो हमने जो पीछे भी टेक्निक्स किए उनके साथ अगर हम बाकी मेडिसिन भी अगर हम देते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। साइको सोशल अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग में ऑल्सो साइको सोशल अप्रोचेज की उनको कैसे सोसाइटी में उनको अपने एक वो बनाना है, जिसको कैसे लोग अपने जो सोशल रिलेशंस हैं इंटरपर्सनल स्किल्स को उन्होंने कैसे ठीक करना है, इनके ऊपर भी फोकस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इसमें। इसके अलावा इस कंबाइंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो ऐसा बिहेवियर जो लोगों को अच्छा नहीं लगता उसको कैसे जो है उसको अनलर्न करके कैसे भी जो डिज़ायरेबल बिहेवियर होता है उसको लर्न करवाया जाता है। तो इस टाइप से और काफ़ी इसमें होते हैं बच्चे ठीक भी हो जाते हैं अगर उनकी प्रॉपर तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो काउंसलिंग द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, इसके अलावा जो बच्चों के जो पेरेंट होते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है इन द ट्रीटमेंट प्लान एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द काउंसलर दैट आफ्टर डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसऑर्डर शुड बी गिवन। ये जो जब उसकी काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो काउंसलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेता है तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हम आगे फर्दर स्टेप्स किए जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, तो उन
सब के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट को और केयर टेकर को देना किसका काम होता है, ये काउंसलर का काम होता है कि कौन कौन से पॉजिटिव केसेस होते हैं, प्रोग्नोसिस क्या होता है, पहले से डायग्नोस करने से पहले ही हम कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो इन सब के बारे में जो बताना ये काम किसका होता है, काउंसलर का। तो इसके अलावा ड्यूरिंग द पेरेंटल काउंसलिंग द पेरेंट्स कैन बी टॉट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरिंग द चाइल्ड एनवायरनमेंट टू इंक्लूड रेगुलर रूटीन। इसके अलावा जो पेरेंट्स का काम क्या होता है, जो बच्चों का जो टाइम टेबल है, रेगुलर टाइम टेबल है, ऐसा बनाएं ताकि जो है एक टाइम टेबल को वो सेट करें ताकि बच्चे एक उनकी लाइफ में कोई रूटीन बनाए ताकि वो उसको फॉलो कर सके एंड प्रॉपर लिमिट सेट ऑन। जब उनका बिहेवियर बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके वो चेक भी करें, कहीं ना कहीं उस पर लिमिट भी लगाएं ताकि बच्चे जो है कंट्रोल में रह सके अकॉर्डिंग टू नीड। एंड इफ द काउंसलर फील्स दैट फैमिली काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, अगर काउंसलर को लगता है कि फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है में हेल्प, बिकॉज क्योंकि फैमिली थेरेपी जो होती है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों को जो है बच्चे ज़्यादातर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें क्या होता है कि फैमिली थेरेपी इज एन एम्ब्रेला वेयर होल का इसमें क्या होता है, वे होल फैमिली इज अ यूनिट ऑफ विच बाय विच ADHD चाइल्ड इन द फैमिली कैन बी ट्रीटेड। क्योंकि फैमिली थेरेपी में क्या होता है, जब पेरेंट्स की हम थेरेपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बच्चों पे आता है। ठीक है, इसलिए आता है क्योंकि जो है जैसे हमने ऊपर बात की कि उनकी एक रेगुलर कोई रूटीन बनाए उनका बच्चों का, कोई उनकी लिमिट जो जब वो बहुत इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं तो उसके ऊपर लिमिट लगाएं, चेक करें उस चीज़ को। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो है बच्चों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। इन एडिशन द काउंसलर मस्ट फोकस ऑन द बिहेवियर। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी भी वो कर सकते हैं जो मैंने अभी बात के ऊपर काउंसलिंग विच इंक्लूड सोशल मॉडलिंग के लोगों को दिखाएं कि जो उनके साथ के बाकी बच्चे हैं वो कितने अच्छे से तरीके से बिहेव करें, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इमिटेशन करना सिखाना, उनको दिखाना कि उनको नकल करो, उनको जैसे वो करते हैं। सोशल मैनेजमेंट किया करवाया जाता है, सोशल सपोर्ट, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ प्रेज, बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ों की बात की जाती है व्हेन जो है हम बात करते हैं किसी चीज़ की काउंसलिंग की। तो बेसिकली क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसमें हो गया और सेम टेक्निक्स हैं जो कि LD की होती है वही इसमें, लेकिन इसमें मेडिसिन भी दी जाती हैं, पेरेंटल ट्रेनिंग होती है, पेरेंटल काउंसलिंग होती है ताकि पेरेंट जो है वो लिमिट्स लगा सके अपने बच्चों के बिहेवियर के ऊपर व्हेन दे आर हाइपर एक्टिव। ठीक है, सोशल मॉडलिंग कराई जाती है, इमिटेशन कराया जाता है, सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है इनको, है ना। और जब इंटीग्रेटेड, इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बात की कि इंटीग्रेटिव काउंसलिंग की, यानी ऐसी काउंसलिंग जिसमें हम जिस टेक्निक की जरूरत पड़ती है, हमने बिहेवियर की बात की है, कॉग्निटिव की, हम जिस टेक्निक की जरूरत होती है हम उसको उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से लगा सकें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।